अच्छा, अपने फोन में मौसम की ऐप तो होगी ही, खबरों की भी होगी, पर क्या कभी ये सोचा है कि हजारों करोड़ का बिजनेस सिर्फ भविष्य बताने वाली ऐप्स पर चल रहा है? आज हम ज्योतिष से जुड़ी इन्हीं मोबाइल ऐप्स की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे कि ये इतनी लोकप्रिय क्यों हैं और इनका कारोबार असल में कितना बड़ा हो चुका है। तो सबसे पहले जरा इन आंकड़ों को देखिए। कमाल की बात है ये। ऑनलाइन ज्योतिष इंडस्ट्री का जो टर्नओवर है वो लाखों या करोड़ों में नहीं है, बल्कि हजारों करोड़ तक पहुंच चुका है। ये साफ है कि ये कोई छोटा मोटा शौक नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ बाजार है। और यहीं पर ना एक बहुत ही मज़ेदार सवाल सामने आता है कि आज के इस साइंटिफिक ज़माने में भी अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग इन ऐप्स की तरफ क्यों खिंच रहे हैं। मतलब ऐसा क्या है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इसकी एक वजह शायद हमारे मनोविज्ञान, हमारी साइकोलॉजी में ही छिपी है। जैसा कि इस पूरे विश्लेषण का जो सोर्स है वो बताता है कि ये सब कुछ बाहरी कंट्रोल की एक खोज से शुरू होता है। चलिए जरा समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। पूरी कहानी ना बस इस एक सोच से शुरू होती है कि जब किसी इंसान को ये एहसास ही नहीं होता कि असल शक्ति मतलब जिंदगी को चलाने की, सही फैसले लेने की पावर उसके अपने अंदर है, तो फिर वो मानने लगता है कि उसकी किस्मत किसी बाहरी ताकत के हाथ में है, जैसे सितारे हो गए, ग्रह हो गए। बस खुद पर भरोसे की यही कमी बाहर की चीजों पर निर्भर होने की पहली सीढ़ी बन जाती है। अच्छा, तो ये जो निर्भरता है ये और मजबूत कैसे होती है? तो सोर्स का ये तर्क है कि ये पूरा सिस्टम चलता है कामना के इंजन पर, मतलब हमारी इच्छाओं पर। आइए समझते हैं कि ये इच्छाएं हैं क्या और ये ज्योतिष की डिमांड को कैसे बढ़ाती हैं। एक पल के लिए सोचिए, जब कोई इन ऐप्स को खोलता है तो वो पूछता क्या है? इन सवालों के पीछे की जो सोच है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। ये देखिए, सवाल लगभग हमेशा बाहरी चीजों से जुड़े होते हैं। प्रमोशन, पैसा, वीजा, रिश्ते। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सवाल शायद ही कभी खुद को बेहतर बनाने या अपनी अंदरूनी ग्रोथ के बारे में होते हैं। तो ये जो बाहर की चीजों पर निर्भर होने वाली मानसिकता है ना, इसकी आलोचना करते हुए सॉर्स एक बहुत तीखी, बहुत सीधी बात कहता है। उसका कहना है, आप ज्योतिषी के पास मांगने जाते हैं, भिखारी पैदा हुए थे, भिखारी ही मरेंगे। मतलब जब कोई अपनी हर इच्छा पूरी करने के लिए बाहर ही देखता रहेगा तो वो हमेशा मांगने वाले की हालत में ही रहेगा। चलिए अब जरा विज्ञान और ज्योतिष के दावों के बीच का फर्क समझते हैं। जैसा कि सोर्स में बताया गया है, सबूत या प्रूफ को लेकर दोनों के नियम बिल्कुल ही अलग हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, विज्ञान की ईमानदारी ये है कि अगर कोई थ्योरी 1000 में से एक बार भी गलत साबित हो जाए तो उस पूरी थ्योरी को ही गलत मान लिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ स्यूडो साइंस में क्या होता है? हजारों गलत भविष्यवाणियों को तो भूल जाओ, और अगर कोई एक बात तुक्के से भी सही निकल गई तो उसे ही सबूत बनाकर पेश कर दिया जाता है। सीधा सा मतलब है कि कोई भी साइंटिफिक दावा तभी सच माना जाता है जब उसे कोई भी कहीं भी उन्हीं हालातों में दोहराकर चेक कर सके। यही पारदर्शिता तो विज्ञान की जान है। और इसके बिल्कुल उलट ज्योतिष जैसी जो विधाएं हैं वो संयोग और गोलमोल भविष्यवाणियों पर चलती हैं, जिन्हें आप साइंटिफिक तरीके से बार बार परख ही नहीं सकते। तो सवाल ये है कि अगर असली ताकत बाहर नहीं है तो फिर है कहाँ? तो सोर्स इसके लिए एक आध्यात्मिक रास्ता सुझाता है जिसकी जड़ें हमारे अपने अंदर ही हैं। सोर्स अध्यात्म को एक बहुत ही अलग तरीके से समझाता है। ये कोई पूजा पाठ नहीं, बल्कि सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखने की प्रैक्टिस है और अपनी सबसे बड़ी काबिलियत को पहचानने का एक सफ़र है। और ये एक बहुत गहरी बात है। बाहरी चीज़ों पर निर्भर रहने जैसे जो काम है वो असल में खुद को ही चोट पहुंचाने जैसा है, और ऐसा तभी होता है जब इंसान के मन में खुद के लिए प्यार और सम्मान की कमी हो। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि असली आज़ादी इन 3 कदमों से मिलती है। पहला, ये मानना कि पावर अंदर है। दूसरा, बाहर से वैलिडेशन या मंजूरी ढूंढना बंद करना। और आखिर में अपने फैसले खुद लेना, अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना। तो अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं, जो हमें एक अंतिम और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ता है। ये सवाल ही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है कि शक्ति का असली सोर्स कहाँ है, हमारे अपने अंदर या फिर दूर आसमान में टिमटिमाते तारों में। इस पर सोचा जरूर जा सकता है।